हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी में आज हम लोग बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं कि जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि चार्जेस जो सर्किट में फ्लो करते हैं और जब वो किसी क्रॉस सेक्शन से एक गिवन टाइम में पास करते हैं तो चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू क्रॉस सेक्शन हमारा करंट होता है। लेकिन अब मन में सवाल उठता है कि भाई आखिरकार चार्जेस अगर फ्लो करते हैं सर्किट में तो किस तरीके से करते हैं, किस तरीके के सर्किट में फ्लो करते हैं। तो उसके लिए तीन चीजें हैं। एक तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है ये आपको समझना जरूरी है। इलेक्ट्रिक सर्किट दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन सर्किट और एक होता है क्लोज्ड सर्किट। ये दोनों भी क्या है इसको जरा हम लोग समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट देखिए, चार्जेस जो हैं बच्चों, चार्जेस को ना कोई मीडियम की जरूरत होती है जिसमें कि वो फ्लो कर सकते हैं। चार्जेस ऐसे ही हवा में फ्लो नहीं करेंगे, तो वो मीडियम एक कंडक्टर होना चाहिए सबसे पहली बात तो, कि इंसुलेटर में चार्जेस फ्लो नहीं करते हैं। और जिस कंडक्टिंग मीडियम में वो चार्ज फ्लो करते हैं उसे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अब किस तरीके के कंडक्टिंग मीडियम में चार्जेस फ्लो कर सकते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एक ऐसा क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ। क्या बच्चों, एक ऐसा क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, ठीक है, जिसमें कि एक तो सोर्स प्रेजेंट हो, यानी कोई ना कोई बैटरी या सेल कुछ प्रेजेंट होना चाहिए जो कि करंट को फ्लो करा सकता है। और दूसरा एक लोड प्रेजेंट होना चाहिए। लोड यानी कि वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो कि करंट को यूज करता है, जैसे बल्ब, फैन, एसी, ठीक है, इस तरीके से रेजिस्टर्स। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ है जो कि एक सोर्स कंसिस्ट करता है और एक लोड कंसिस्ट करता है। सोर्स जो है वो चार्जेस को मूव करने में हेल्प करता है, उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, और लोड जो है वो उस एनर्जी को खर्च करता है, यूज करता है, ठीक है। तो इसलिए सोर्स और लोड दोनों प्रेजेंट होने चाहिए और एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ होना चाहिए, ठीक है। इसे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट दो तरीके के होते हैं, ओपन सर्किट और क्लोज्ड सर्किट। तो ओपन सर्किट क्या होता है बच्चों, ओपन सर्किट यानी कि जो कंडक्टिंग पाथ है कहीं ना कहीं से बीच में एक ब्रेक हो रखा है, टूटा हुआ है, जुड़ा हुआ नहीं है पूरा। तो अगर एक ओपन सर्किट है आपके पास, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता है, एक ऐसा कंडक्टिंग सर्किट जिसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, उसे हम लोग ओपन सर्किट कहते हैं। और एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट, एक ऐसा कंडक्टिंग सर्किट जिसमें कि करंट कॉन्टिन्यूअसली फ्लो कर रहा है, उसे हम लोग क्लोज्ड सर्किट कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो सर्किट को ओपन या क्लोज बनाने के लिए, सर्किट को आप ओपन कर सकें या क्लोज कर सकें, उसके लिए हम लोग एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम लोग स्विच कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्विच। तो स्विच क्या होता है इसको भी जरा समझिएगा। स्विच है, स्विच एक कंडक्टर होता है, ठीक है। स्विच एक कंडक्टर होता है जो कि सर्किट के दो अलग अलग हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ता है। अ कंडक्टर, क्या लिखे बच्चों, अ कंडक्टर विच कनेक्ट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सर्किट। क्लियर है बात। स्विच क्या है, एक ऐसा कंडक्टर जो कि सर्किट के दो अलग अलग हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ता हो, उसे हम लोग स्विच कहते हैं, ठीक है। तो सर्किट चार्जेस किस तरीके कहां पर फ्लो करते हैं, एक सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ है जो कि एक सोर्स कंसिस्ट करता है और एक लोड कंसिस्ट करता है। मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उसको स्विच के मदद से हम लोग ओपन या क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे ओपन या क्लोज करेंगे उसको भी हम लोग समझेंगे। लेकिन ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट जो है, ओपन सर्किट एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि बीच में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। और क्लोज्ड सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसमें करंट कॉन्टिन्यूअसली फ्लो करता है,
ठीक है। अब ये सर्किट को जोड़ना या तोड़ना, इसका काम जो है वो स्विच का होता है। स्विच एक ऐसा कंडक्टर होता है जो कि सर्किट के दो अलग अलग हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है। अब वो किस तरीके से ब्रेक लाएगा, किस तरीके से कंबाइन करेगा, इसको हम लोग समझते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, एक इलेक्ट्रिक सर्किट हम कैसे बनाते हैं। देखिए सपोज करें कि हमारे पास एक रेजिस्टर, ठीक है, एक रेजिस्टर है। तो रेजिस्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा सिंबल होता है रेजिस्टर का रिप्रेजेंट करने का एक तरीका। ये एक रेजिस्टर, ठीक है, और ये कनेक्टिंग वायर है, और इसको हम क्या करते हैं, हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये हमारे पास एक बैटरी, ठीक है, ये एक बैटरी है। ये जो छोटा वाला डंडा है ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, और ये जो बड़ा वाला डंडा है ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ठीक है। अब ये जो सर्किट है इसमें क्या करना है आपको, बैटरी और ये जो रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, यहां पर आप चाहें तो आप बल्ब भी लगा सकते हैं, फैन लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टर है और ये जो सेल है, जो बैटरी है, इन दोनों को एक दूसरे से आप कंबाइन करेंगे तभी तो सर्किट आपका कंप्लीट होगा ना, और करंट फ्लो करेगा। तो बीच में ना हम लोग एक स्विच लगाते हैं, स्विच का ये सिंबल होता है, ठीक है। ये क्या है बच्चों हमारा, ये हमारा स्विच है। स्विच को ना की भी कहा जाता है, स्विच को हम लोग क्या कहते हैं, की भी कहते हैं। ये आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब समझिए इसमें ये जो स्विच है इसमें एक बटन आता है, अगर आप इसको प्रेस करते हैं, जैसे समझिए स्विच इस तरीके से, ये वायर है आपका, ठीक है, जो कनेक्टिंग वायर है, और यहां पर एक स्विच आपका इस तरीके से प्रेजेंट है, ये इस तरीके से एक स्विच प्रेजेंट है। जब आप इसको प्रेस करते हैं, जब आप इसको प्रेस करते हैं तो ये स्विच जो अंदर की तरफ मूव करता है, ये भी एक कंडक्टर है, ये अंदर की तरफ मूव करके और अगर यहां पर आकर फिट हो जाता है बच्चों, ठीक है, यहां पर अगर आकर फिट, पहले ये स्विच कहां था, पहले स्विच इस तरीके से था। जैसे ही आपने इसको प्रेस किया, आपने अंदर की तरफ इसको धक्का दिया, जब ये अंदर की तरफ जाएगा तब इन दोनों सर्किट के बीच में जो गैप बना हुआ था, पहले शुरुआत में सर्किट कैसा था, इस तरीके का, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में गैप था ना, यहां पर आपका बैटरी कनेक्टेड है और यहां से आपका रेजिस्टर कनेक्टेड है, बीच में गैप है, तो हम कहें कि ये सर्किट हमारा ओपन सर्किट है, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं और स्विच को अंदर की तरफ भेजते हैं तो इनके बीच का जो गैप है उस रीजन को स्विच ऑक्यूपाई कर लेता है, और ऑक्यूपाई करने की वजह से अब देखिए ये कंडक्टर कनेक्टिंग वायर, स्विच खुद एक कंडक्टर, और ये फिर पूरा कंडक्टर, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना सर्किट, उसे हम लोग क्लोज सर्किट कहेंगे। तब बैटरी के मदद से जो करंट है वो आपका सर्किट में फ्लो करेगा। क्लियर है बात? तो इसको हम लोग ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ये बात भी आई होप समझ रहे होंगे। इस डायग्राम को भी आप लोग बना लीजिए। अच्छा बच्चों, एक चीज और समझिए कि अगर आपको सपोज करिए मेजर करना है कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो यहां पर सीरीज में ना आप एक एमीटर लगा सकते हैं इस तरीके से, ये एक एमीटर लग जाएगा आपका, ठीक है। तो एमीटर जो सीरीज में कनेक्ट हो गया, तो एमीटर क्या मेजर करेगा, जो भी करंट फ्लो करके ऐसे जा रहा है उस करंट को मेजर कर लेगा, आपको पता चल जाए कितना करंट जो है सर्किट में फ्लो कर रहा है। क्लियर है बात? चलिए इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि चार्जेस एक्चुअली में फ्लो किस तरीके से करता है। तो बच्चों हम लोग सीखने जा रहे हैं कि चार्जेस सर्किट में किस तरीके से फ्लो करते हैं। ये हम लोग समझेंगे चार्जेस इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो करते हैं कैसे, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में, और स्विच कैसे रोल प्ले करता है सर्किट को क्लोज या ओपन बनाने में, ये भी आप लोग समझ चुके हैं। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, इससे थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ये एनसीईआरटी में आपके नहीं गिवन है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप समझ लेंगे तो आपको थोड़ा सा विजुअलाइज होगा किस तरीके से करंट हमारा फ्लो करता है एंड सो ऑन। देखिए बच्चों सपोज करिए कि ये हमारा एक कंडक्टर है, मैंने इस तरीके से एक कंडक्टर बना रखा है,
ठीक है। इसी कंडक्टर में चार्जेस जो है वो फ्लो करेंगे। कैसे फ्लो करेंगे समझिएगा। इस कंडक्टर के अंदर अगर आप देखें तो ये कंडक्टर बहुत सारे एटम्स का बना हुआ है। उसमें से एक एटम को मैं सपोज करिए थोड़ा जूम करके और यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। सपोज करिए ये एटम है। आप जानते हैं कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होते हैं, राइट। तो अगर इसके अंदर पॉजिटिव और न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, यानी हमारा न्यूक्लियस जो है वो ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्लियर है बच्चों? अब देखिए इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बाहर में, लेकिन एटम के अंदर न्यूक्लियस के बाहर कुछ ऑर्बिट्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों? कुछ ऑर्बिट्स प्रेजेंट हैं। इसको हम लोग शेल भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा 9th में के शेल, एल शेल, एम शेल। आपने पढ़ा था कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके अगले शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके अगले में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फिर 50 आ सकते हैं, एंड सो ऑन। लेकिन एक आपने मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन आपने एक ये भी पढ़ा था कि भाई आउटर मोस्ट शेल जो हमारा होगा उसमें चाहे उसकी कैपेसिटी कितनी भी हो, लेकिन उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं, राइट। तो ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। अब समझिएगा इस बात को कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे अंदर वाले शेल में प्रेजेंट है, तो इसकी दूरी न्यूक्लियस से कम होगी, और कम दूरी होने की वजह से ये न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। डिस्टेंस कम होगा तो ज्यादा फोर्स लगाकर अट्रैक्ट करेगा। फिर अगले शेल में अगर आप जाएंगे तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है इस शेल में, इसकी दूरी बढ़ जाएगी ना न्यूक्लियस से, इसलिए अंदर वाले शेल के कंपैरिजन में इस वाले शेल पर फोर्स कम लगेगा, न्यूक्लियस का फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और बाहर आप चले जाइए अगले शेल में, तो उस शेल की दूरी और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए फोर्स और कम हो जाएगा। ऐसे करते करते बच्चों किसी एटम में 3 शेल होते हैं, किसी में 2, किसी में 1 ही होता है, किसी में 4 भी होते हैं, राइट, किसी में 5 भी होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन जितने बाहर वाले शेल में होगा, न्यूक्लियस का फोर्स उस पर उतना ही कम होगा। तो जो सबसे आउटर मोस्ट शेल, मतलब किसी भी एक एटम में जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है, जिसे हम लोग वैलेंस शेल कहते हैं, कहते हैं बच्चों वैलेंस शेल। और जो इलेक्ट्रॉन हमारा है इसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, देखिए वैलेंस शेल सबसे बाहर वाला शेल है, यानी न्यूक्लियस से सबसे दूर है, इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का फोर्स सबसे कम लगता है। अच्छा, सबसे कम फोर्स लगने की वजह से अगर आपको कह दिया जाए कि भाई एक इलेक्ट्रॉन को ना एटम से निकालना है, तो कौन से इलेक्ट्रॉन को निकालना आप प्रेफर करेंगे? ऐसा इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के नजदीक है, जिस पर ज्यादा फोर्स लग रहा है, कि ऐसा इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से सबसे दूर है, उस पर सबसे कम फोर्स लग रहा है? तो जाहिर सी बात है किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और जितना बाहर वो प्रेजेंट होगा बाहर वाले शेल में, उतना ही कम न्यूक्लियस की वजह से फोर्स है, इसलिए उसको निकालना उतना ही आसान होता है। इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है बच्चों, वो एक कंडक्टर के एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो चूंकि न्यूक्लियस से सबसे लूजली बाउंड होते हैं, इसीलिए एनर्जी गेन करके और ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन अंदर है, तो इसे हम लोग बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन जब यही इलेक्ट्रॉन आपका बाहर आ जाता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो जो कंडक्टर हमारा है वो ऐसे एटम का बना होता है जिसके आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बहुत लूजली बाउंड होता है, और लूजली बाउंड होने की वजह से उसको जब थोड़ी बहुत भी एनर्जी मिलती है, तब वो उस एटम को छोड़कर बाहर निकल आता है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। अच्छा, एक एटम यहां पर प्रेजेंट है, और अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर बाहर आ जाएगा तो क्या होगा बच्चों? वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो कंडक्टर के अंदर ही ना, बाहर थोड़ी जाएगा कंडक्टर के।
तो इस तरीके से बहुत सारे एटम मिलकर कंडक्टर बना रहे हैं और लगभग हर एटम में से इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक आधा इलेक्ट्रॉन निकल ही जाता है। तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर अवेलेबल हैं फ्लो करने के लिए। समझ रहे हैं आप इस बात को? और जब वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, ठीक है, तब आपका करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है सर्किट में। लेकिन सवाल अब उठता है कि भाई मान लिया फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो अवेलेबल हैं, तो फिर बैटरी लगाने की क्यों जरूरत है? बिना बैटरी लगाए भी वो फ्री इलेक्ट्रॉन करंट क्यों नहीं प्रोड्यूस करते हैं? तो इस पर ये एक अच्छा सवाल है, एक सोचने वाली बात है कि यार फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो कंडक्टर में है, अब बैटरी ना लगाओ तो भी वो फ्लो करेंगे ना, और बैटरी लगाओ तो भी फ्लो करेंगे, तो दोनों कंडीशन में करंट मिलना चाहिए ना। लेकिन हम लोग तो देखते हैं कि बैटरी लगाते हैं तब करंट मिलता है, नहीं लगाते हैं तो करंट नहीं मिलता है। उसके पीछे कारण क्या है ये आप लोग समझिए। देखिए जो कंडक्टर होता है बच्चों, उस कंडक्टर में बहुत सारे एटम्स हैं इस तरीके से, और ये जो एटम्स हमारे हैं, इन एटम्स, ये एटम्स अपनी जगह पर फिक्स होते हैं। क्या होते हैं? अपनी जगह पर फिक्स होते हैं एटम्स। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं। मैं पहला केस आपको बता रहा हूं जब मैं बैटरी नहीं कनेक्ट कर रहा, ठीक है। जब बैटरी कनेक्ट नहीं होगा तब क्या होगा, इसको जरा समझिएगा। ये मैंने डॉट डॉट में एटम शो कर रखा है, ठीक है। ये ढेर सारे एटम्स बना लेने हैं। क्लियर बच्चों? अब इसमें केस 1 है, when battery is not connected। जब बैटरी नहीं कनेक्टेड है तब क्या होगा, सो समझते हैं। देखिए मैंने बताया था कि ये जितने भी एटम्स हैं, ये सारे एटम्स क्या देते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन देते हैं कंडक्टर को। एक एटम कंडक्टर को फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, तो बहुत सारे एटम्स यानी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है बच्चों, आप बैटरी नहीं कनेक्ट करते हैं तो भी मूव करते हैं, ठीक है। ये धारणा मत बनाइएगा कि बैटरी नहीं कनेक्ट करेंगे तो चार्जेस मूव नहीं करेंगे। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो आप बैटरी कनेक्ट करिए या नहीं करिए वो मूव करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन मैं कंसीडर कर रहा हूं, सपोज करिए से यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को जरा देखते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा और मूव करने पर जाकर एटम से टकराता है। देखिए एटम तो अपनी जगह पर फिक्स्ड है, तो इसलिए वो तो मूव करेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन इससे टकराता है, टकराने के बाद इसका डायरेक्शन जो वो चेंज हो जाता है। अब ये इस डायरेक्शन में मूव करके इस एटम से टकराएगा, फिर इस एटम से टकराने के बाद इसका डायरेक्शन बदल गया और अब ये इधर मूव करेगा, ठीक है। फिर आगे एक एटम से टकराएगा, फिर इधर आएगा, फिर इससे टकराया, फिर इधर आया, इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर ये आकर इससे टकराएगा। ये प्रोसेस जो चलता चलेगा बच्चों, ये प्रोसेस चलता चलेगा। क्लियर है? आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है। अगर इस पाथ को आप जानते हो, आप लोगों ने पढ़ रखा है बचपन में, ये रैंडम मोशन। कैसा मोशन है? रैंडम मोशन। आपने ब्राउनियन मोशन के बारे में पढ़ा था कि पार्टिकल्स कैसे रैंडमली मूव करते हैं, बिल्कुल वैसे ही मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो जब आप बैटरी नहीं कनेक्ट करते हैं तब इस इलेक्ट्रॉन पर पहले से कोई फोर्स नहीं लगता, यानी इसको कोई एनर्जी नहीं मिलती। एनर्जी नहीं मिलने की वजह से जितनी एनर्जी इसके पास है उसी एनर्जी से ये मूव कर रहा है, जाता है, टकराता है एटम से, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसका पाथ बदल जाता है। पाथ बदलने के बाद वो फिर किसी दूसरे पॉइंट पर जाकर किसी एटम से टकराएगा, फिर पाथ बदल जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, एटम से टकराएगा, फिर पाथ बदल जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, एटम से टकराएगा, पाथ बदल जाएगा। इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन जब बैटरी नहीं कनेक्ट है तब सर्किट में जब मूव करता है तब एटम से टकराने और डायरेक्शन बदलने की वजह से थोड़े समय के बाद उसका मोशन दिखता है कि रैंडम हो गया है। अब ये तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन की कहानी आपको बताई। इस तरीके से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का यही कंडीशन रहेगा, राइट। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? हर एक इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होगा। और आप लोग इस बात को जानते हैं कि कोई भी चीज अगर रैंडम मोशन में है तो उसका रिजल्टेंट इफेक्ट
जीरो होता है। कितना होता है रिजल्टेंट इफेक्ट? जीरो होता है। तो इसीलिए समझिएगा, अगर मैं कोई भी एक क्रॉस सेक्शन यहां पर बना दे, इस तरीके से अगर मैं एक क्रॉस सेक्शन ले लूं, तो ये क्रॉस सेक्शन के थ्रू आप देखेंगे रैंडम मोशन की वजह से कि जितने करंट इस क्रॉस सेक्शन में राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, उतने ही करंट लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे। और याद करिए हमने क्या सीखा था, करंट क्या होता है? नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। भाई जितने चार्जेस राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, उतने ही लेफ्ट से राइट आएंगे, तो नेट फ्लो चार्ज का कितना हो जाएगा? जीरो। और जब नेट फ्लो चार्ज का जीरो हो जाएगा, तो इस कंडीशन में I जो कि Q/T होता है, जब ये चार्ज आपका जीरो के बराबर है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट भी 0 एम्पीयर के बराबर होना चाहिए। तो बैटरी नहीं कनेक्ट करने पर चार्जेस तो मूव करते हैं, लेकिन उनका मोशन रैंडम होता है। उस रैंडम मोशन की वजह से एक क्रॉस सेक्शन से जितने करंट राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, चार्जेस राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, उतने ही चार्जेस लेफ्ट से राइट आते हैं। इसलिए चार्ज का नेट फ्लो जीरो होता है, एज ए रिजल्ट करंट हमारा जीरो होता है। क्लियर है ये बात? समझ में आ रही है? अब देखिए मैं दूसरा केस बता रहा हूं, ये आखिरी केस है, इसके बाद हम लेक्चर खत्म कर देंगे आज का। दूसरा केस है कि जब हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। ठीक है बच्चों, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तब कंडीशन क्या होता है, इसको भी जरा देखिए। सपोज करिए जैसे ये हमारा एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में ऑब्वियस है बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे, राइट? इस तरीके से हम लोग कुछ एटम शो कर दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा जब आप एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, इस तरीके से एक बैटरी आपने कनेक्ट कर रखा है, तो बैटरी कनेक्ट करने की वजह से क्या होता है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन है, अभी आप पढ़ेंगे अगले लेक्चर में कि बैटरी कनेक्ट करने से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। लेकिन आप समझिए कि बैटरी कनेक्ट करने से इलेक्ट्रॉन को मिल रही है एक्स्ट्रा एनर्जी, और एनर्जी मिलने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन से सपोज करिए ऐसे मूव कर रहे हैं, मूव करे गया और एक एटम से टकराया। ठीक है, टकराने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर जो है बाउंस बैक करता है इधर की तरफ। लेकिन चूंकि बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन पर, इसलिए अब ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं मूव करेगा, बल्कि फोर्स लगने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा ऐसे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, अब जब ये शिफ्ट करेगा, शिफ्ट करके इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर देखिए यहां पर आया, अब दूसरे एटम से टकराता है, दूसरे एटम से टकराने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है इधर मूव करेगा, लेकिन इस पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसको अपनी तरफ खींच रहा है ना, तो फिर से अब ये इधर मुड़कर और जाकर इस एटम से टकराएगा। क्लियर है बच्चों? इस एटम से टकराने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर मूव करेगा, लेकिन फिर से फोर्स लगने की वजह से अब ये इधर आ जाएगा, फिर इससे टकराएगा, फिर डायरेक्शन बदलेगा, लेकिन फिर से फोर्स लगेगा, फिर ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, और अब टकराने के बाद अब ये इधर मूव करेगा, लेकिन फिर ये आगे बढ़ेगा और इधर आ जाएगा। आप देखिए इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हालांकि पिछली बार की तरह ही एटम से टकरा जरूर रहा है, लेकिन पिछली बार चूंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई यहां पर कोई बैटरी नहीं था इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, फोर्स लगाने के लिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन का मोशन रैंडम हो गया। यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से टकराता है, टकराने के बाद किसी दूसरे डायरेक्शन में इमर्ज करता है, लेकिन चूंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाकर इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, इसलिए इलेक्ट्रॉन फिर से बैटरी की तरफ मुड़ जाता है, फिर टकराता है, फिर किसी दूसरे डायरेक्शन में, लेकिन फिर से उसी डायरेक्शन में मुड़ जाता है फोर्स लगने की वजह से। इस तरीके से धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे की तरफ खिसकता चला जाता है, ड्रिफ्ट करता चला जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन से पास कर जाएगा। अब इस तरीके से सारे, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट कर गया ना, इस तरीके से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब पर ये बैटरी फोर्स लगाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो इस क्रॉस सेक्शन के सामने आप बैठकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि चार्जेस जो हैं वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन के,
यानी कि अब यहां पर Q 0 के बराबर नहीं है, अब Q कुछ है तो इसलिए कुछ ना कुछ करंट आपका फ्लो करेगा, यानी कि करंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, अब देखिए, अब एक आखिरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। वैसे तो कंडक्टर में जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से, किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के फ्लो की वजह से। लेकिन हम लोग जो कंसीडर करते हैं वो नेगेटिव चार्ज नहीं बल्कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को कंसीडर करते हैं। इसके पीछे कहानी है कि जिस वक्त हमने करंट को स्टडी करना शुरू किया था उस वक्त हमें लगता था कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं सर्किट में, लेकिन बाद में पता चला कि पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव चार्ज फ्लो करते हैं सर्किट में। तो नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, पॉजिटिव उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो हालांकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, लेकिन हम लोग ना इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट के फ्लो को कंसीडर करते हैं, ठीक है। और आप भी वही कंसीडर करेंगे अपने स्टडी में। अभी नहीं, आप 12th में जाएंगे फिर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, वहां भी यही कंसीडर करेंगे। आगे भी जब आप हायर स्टडीज करेंगे वहां भी यही कंसीडर करेंगे। लेकिन दिमाग में बिठा के रखना है कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वो एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट है, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने स्टडी में इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट के फ्लो को कंसीडर करते हैं, और उस डायरेक्शन को हम लोग कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट। तो आपसे कोई पूछे कि कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट क्या है, तो आप बोलेंगे कि भाई जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं सर्किट में, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करंट कंसीडर करते हैं, मानते हैं, और उस डायरेक्शन को हम लोग कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट कहते हैं। लेकिन आपको इस बात को दिमाग में रखना है कि हम लोग जो डायरेक्शन ले रहे हैं कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट, वो हकीकत में करंट का जो डायरेक्शन है उसका अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। क्यों ऐसा करते हैं? जिस वक्त हमने करंट को पढ़ना शुरू किया था हमें ऐसा लगता था कि पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं, बाद में चला कि यार पॉजिटिव जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसके अपोजिट में नेगेटिव करेगा, और बाद में पता चला कि एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्जेस वो फ्लो करते हैं। तो जो शुरू से लेकर आए हम लोग वही लेकर चलते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा, हालांकि एनसीईआरटी में आपके नहीं गिवन है। और इसके बाद जो अगला लेक्चर हम लोग करेंगे, अब हम लोग वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब हम लोग स्टडी करें कि आखिरकार चार्जेस सर्किट में अगर इस तरीके से फ्लो कर पा रहे हैं तो क्यों फ्लो कर पा रहे हैं, ऐसा क्या होता है आखिरकार बैटरी को कनेक्ट करने से कि इस पर फोर्स, भाई फोर्स लगाने के लिए एनर्जी चाहिए, कौन सी एनर्जी है, कैसे है, वो पूरे प्रोसेस को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना काफी है। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और प्लीज थोड़ा सा पढ़िएगा, ठीक है। जो न्यूमेरिकल्स हमने किए थे वो भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाय बाय।